अच्छा जी, तो ये थे आपके 4 लेवल। लारेब ने भी ज्वाइन कर लिया है, अरसलान भी आ गए हैं। और कौन रह गया है? सारे हो गए पूरे? जी सर। एक मिनट, मैं फिर 1 मिनट जरा हाजिरी मार्क कर लूँ आप लोगों की। बाद में वो डे चेंज हो गया ना तो हाजिरी नहीं लगाने देगा। अच्छा, मीनवेल अगर कोई कमेंट है या अभी तक कोई बातचीत तो मुझे बताइए। नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी तो लोग भी ज्यादा आ गए हैं, तो क्वेश्चन तो होने चाहिए। अच्छा जी, आज सारे लोग प्रेजेंट हैं। अरम कहाँ है यार? अरम नहीं आया। उसको भेजिए सर, वो ऑफिस से भी आ रहा है, फिर ज्वाइन करता है। अब मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है इनका। अरम की पहले भी एब्सेंट लगी हैं। अकील, आपकी जो 2 एब्सेंट हैं आप उसको संभाल लोगे ना? आइंदा तो नहीं लेट होना ना आपने मिस करनी क्लास? अकेले जी हो? सर इरादा जी सर इरादा तो नहीं है लेट होने का या मिस करने का। तो देख लें, आपके पास 2 का ही चांस रह गया है अभी, फिर उसके बाद आपको बल्कि 3 ही जी समझें, क्योंकि चौथे पे तो वो जी आपको बैठने नहीं देंगे ना फिर। जी बेहतर सर। तो अभी ये मैं, चलें, हाजिरी मैंने लगा दी है। तो ये आपकी क्लास का तो हो गया काम। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि ये जनाब असेंशियल लेवल के अंदर ये नीचे आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट लेवल है। ये ऊपर वाला जो है ये आपका आ गया प्रोग्राम लेवल, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक ही एसेंशियल मॉडल के अंदर ये चीज़ आ जाती है। और ये मैंने आपको एसेंशियल मॉडल दिखाया था। अच्छा, अब लार्ज सोल्यूशन में क्या होता है कि ये नीचे के तो 2 ऐसे ही रहते हैं, ऊपर एक लेवल और ऐड हो जाता है पोर्टफोलियो का। ये आप देखेंगे कि ये टीम थी, ये प्रोग्राम था, ये लार्ज सॉल्यूशन है। अभी अभी पोर्टफोलियो लेवल नहीं है वो, पोर्टफोलियो से के बजाय उन्होंने कहा जी प्रोग्राम का भी कोई एक लेवल अप है। और अगर आप अगले फ्रेम में जाएंगे तो वो जो ऊपर का लेवल है वो पोर्टफोलियो बन जाता है। ठीक है जी। खाना खाएंगे, बहुत से भूख लग रही थी। समोसा भी आया, गरम गरम खाना। अच्छा, इसके ऊपर जब आप जब फुल पे जाते हैं तो ये आपको सब चीज़ें नजर आ रही हैं। टीम है, टीम के ऊपर प्रोग्राम है, फिर लार्ज सॉल्यूशन है, और फिर पोर्टफोलियो है। तो इसके ये 4 टीयर्स हैं। मैं इनकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारा स्कोप में नहीं है। ये मैं वही कह रहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी माइंड अप्लाई करें तो ये देखिए, ये नीचे नीचे आपकी टीम उसी तरह है जैसे आपने पढ़ी हुई है। ये आपका वही तरीकाकार है टीम को चलाने का। भले आप कैनबैन के थ्रू करें या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग करें या स्क्रम करें, जो मर्जी करें। और फिर जनाब ये आप अपनी आइट्रेशन चलाते हुए जा रहे हैं, तो निचला लेवल तो वही है। इसके ऊपर के लेवल में हम जो जब प्रोग्राम लेवल पे बात करते हैं, जब मल्टीपल टीम काम कर रही हैं, तो फिर हम इन पॉइंट्स पे कुछ डिलीवर कर रहे हैं, ये सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, हम इनेबल कर रहे हैं, फीचर्स निकाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। और बिजनेस ओनर को वो जो एजाइल ट्रेन रिलीज की ट्रेन मिल रही है। और ऊपर के लेवल पे जो लार्जर में है वो क्या है? ये जो सिस्टम आर्किटेक्ट के का बड़ा बॉस बनता है उससे अगले लेवल पे, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का इंजीनियर है। ठीक है जी। ये सिस्टम आर्किटेक्चर था। इसके ऊपर आ जाता है सॉल्यूशन आर्किटेक्चर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर सॉल्यूशन मैनेजर आ जाता है। आरटीई के ऊपर एसटीई आ जाता है। और ये लोग जनाब जब ये काम सारे हो रहे होते हैं तो ये इस सॉल्यूशन की ट्रेन को ज्वाइन करते हैं और वो फिर उनको डिलीवर करते हैं। तो इनका अपना कैनबैन बनता है। और उससे जो ऊपर का लेवल है वो है पोर्टफोलियो का। और उसमें जिस वक्त ये सारी कार्रवाई चल रही होती है, ये 3 लेवल निचले स्केलिंग के लेवल हैं। ये पहला लेवल, निचला लेवल, ये उससे ऊपर का लेवल, ये उससे ऊपर का लेवल, और उसके ऊपर आ जाती है आपका पोर्टफोलियो या एंटरप्राइज। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक थीम्स होते हैं, पोर्टफोलियो का कैनवस होता है, पोर्टफोलियो का लीन बजट होता है। और ये जनाब आपके मुख्तलिफ वैल्यू स्ट्रीम जो यहाँ से चल रहे हैं वो यहाँ डिपिक्ट हो रहे हैं।
तो ये थी जी कहानी आपके सेव की। स्लाइडें आपको मिल जाएंगी, और ये मतलब वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें से ये देख भी सकते हैं। और सेफ को मैं इससे ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहता, मेरा ख्याल है जो उसके क्रक्स था वो मैंने सब आपको बयान कर दी। ये सर सर आज ही शेयर कर देना, फिर आगे पेपर आ रहे हाँ जी, क्योंकि हाँ, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है कि घंटे के अंदर, ये क्लास ख़त्म होने के घंटे तक ये प्रोसेस हो जाएगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है वो डिसिप्लिन एजाइल है हमारा। तो डिसिप्लिन एजाइल क्या है? ये वही है जो हमने कहा कि पीएमआई ने एक, ये पूरी कंपनी एक्वायर कर ली, खरीद ली, और ये डिसिप्लिन एजाइल बनाने वाली कंपनी थी, ये अब पीएमआई का पार्ट बन गई है। और पीएमआई का पार्ट बनने से इन्होंने डिसिप्लिन एजाइल के नाम से अपना एक सिस्टम जो है फ्लोट किया है। और ये बुनियादी तौर पे इस तरह का सिस्टम है। वैसे तो पहले इसका नाम होता था, जो मतलब जब ये इंडिपेंडेंट कंपनी थी तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था DAD, डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी। ठीक है जी। पीएमआई ने उसको जनरलाइज करके या उससे बड़ा हायर लेवल बना दिया, डिसिप्लिन एजाइल। और अब इसको पीएमआई की जुबान में DA ही कहा जाता है। ये है क्या जी? ये डिलीवरी का सिस्टम क्या है? वही एजाइल मैनिफेस्टो है, वही प्रिंसिपल्स हैं 12 जो आपने पढ़े हुए हैं। ये जो डिसिप्लिन एजाइल वाले हैं, इन्होंने उन्हीं दोनों चीजों के, जैसे सेफ में भी आपने देखा था, वो उसी एजाइल मैनिफेस्टो को और उन्हीं 12 प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क उसके ऊपर बना दिया है। इसी तरह डिसिप्लिन एजाइल वाले कहते हैं कि जनाब ये हमारी कोई हमारे प्रिंसिपल्स ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। वो कहते हैं जी, बी ऑसम। क्या मतलब है ऑसम का? कि बस आप जो करते हैं कमाल करते हैं। कमाल कैसे करते हैं? एफिशिएंट हैं आप। ठीक है जी। तो वही असूलों को हम फॉलो कर रहे हैं। फिर यह है कि जिस तरह सेफ में आपने देखा था कि एंटरप्राइज लेवल तक का लिंक बना हुआ था, तो ये भी, इसके अंदर भी स्केलिंग मौजूद है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो उतने मुश्किल मुश्किल से 4 चार्ट उसने बनाए हुए थे, इसके चार्ट उतने मुश्किल नहीं हैं, और इसका फ्लो इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तो मैं कहूँगा कि सेफ के अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि लेवल्स बदल रहे हैं। यहाँ पे लेवल्स का भी खाता नहीं है डिसिप्लिन एजेंट में। एक जनरल उन्होंने अपने प्रिंसिपल बना दिए हैं। तो एंटरप्राइज लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। कस्टमर तो हमें पता ही है कि कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने डिलाइट भी करना है, अपने वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज भी करना है। और कॉन्टेक्स्ट कहता है जी कि आपने देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है, इसका किस तरह की नेचर है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, हो सकता है, और उसके हिसाब से फैसला करें कि मैं कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करूं। जैसे हम अ, अ, अब पीएमआई में जनरली ये कहते हैं कि आप जनाब प्रिडिक्टिव से कर लें, एजाइल से कर लें, हाइब्रिड से कर लें। बल्कि यहाँ पे वो ये भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आप उसके अंदर का भी तरीका जो है वो खुद डिजाइन करते हैं। और फिर वो कहते हैं अगर आपके पास चॉइस है तो ये अच्छी बात है। जहां तक डिलाइट कस्टमर की बात है, ये डिलाइट कस्टमर सेंटर में, एट द हार्ट ऑफ इट है। ये बाकी 6 प्रिंसिपल उसके इर्द गिर्द हैं। फिर आपका ये बी ऑसम वाला प्रिंसिपल है। अब ये इसी तरह ये 3 नंबर पे प्रैग्मेटिज्म आ जाता है, कंटेक्स्ट काउंट आ जाता है, चॉइस इज गुड, ऑप्टिमाइज फ्लो, और फिर एंटरप्राइज अवेयरनेस। ये आपके 7 इसके अंदर वो सारे पोर्शन हैं। एजाइल टीम मेंबर के क्या राइट हैं? एज एन एजाइल टीम मेंबर, अब ये बात करें डिसिप्लिन एजाइल के हवाले से, वो कहता है जी कि वैसे होंगे वो प्रिंसिपल जो एजाइल के हैं वो सबके सब अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली डिसिप्लिन एजाइल उन्होंने कहा है कि एजाइल टीम मेंबर बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये हम पहले भी बात करते रहे, सेफ वाले ने भी रिस्पेक्ट की बात की थी। फिर कहते हैं वर्क इज अ सेफ एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि वर्क सेफ्टी लोगों को चाहिए। लोग जब काम पे आ जाते हैं तो उनको इस बात की तसल्ली होनी
यही कि अब हमें ना कोई टोकेगा ना कोई रोकेगा, हम जो काम करेंगे इंडिपेंडेंटली करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। और इवन विद इन द टीम भी हम ऐसा माहौल देते हैं कि वो जो एक वर्क प्लेस बुलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी वो नवा आया है उसको जरा थोड़ा तंग किया जाए, उसको टीज किया जाए, तो वो बिल्कुल उन चीज़ों से सिक्योर हैं और सेफ हैं। फिर वो जो हम डाइवर्सिटी वगैरह की बात करते हैं कि जी आपके यहाँ मर्दों औरतों को और मुख्तलिफ रंग के लोगों को, मुख्तलिफ इलाके के लोगों को एक जैसी इन्वायरमेंट मिलती है, सेफ इन्वायरमेंट मिलती है, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है, टीम में सब लोग बराबर हैं। तो हमें यहाँ पर खास तौर पे सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है। प्रोड्यूस एंड रिसीव क्वालिटी वर्क बेस्ड अपॉन एग्रीड स्टैंडर्ड्स, ये भी बात समझ आती है। ओन द एस्टिमेशन प्रोसेस, क्योंकि टीम ही खुद फैसला करती है, हर चीज का एस्टिमेट खुद लगाती है, आपस में मिल के फैसला कोलैबोरेट करके फैसला करते हैं। तो वो लोग ओन करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, और वो एस्टिमेशन प्रोसेस को ओन करते हैं, उनको कोई नहीं बताता कि एस्टिमेशन कैसे करनी है। डिटरमिन हाउ द टीम विल वर्क टुगेदर, तो फिर ये भी फैसला करें हम मिलजुल के काम कैसे करेंगे। Be provided good faith information and decision in timely manner. Choose and evolve your वे ऑफ वर्किंग। ये जो वे ऑफ वर्किंग की बात है, ये आपने देखा कि पीएमआई की लैंग्वेज में बाकायदा उन्होंने जो टेक्निकल वर्क और एक्सपर्टीज है उसको नाम ही वे ऑफ वर्किंग का दे दिया। तो वो जो आपने अगर नोट किया हो, जो उनकी पीएमआई की टैलेंट ट्रायंगल है, उसमें 3 वर्टिसेस हैं, बिजनेस एक्यूमेन है, वे ऑफ वर्किंग है, और पावर स्किल्स हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये डिसिप्लिन एजाइल के, उसका ये टर्मिनोलॉजी जो वे ऑफ वर्किंग की है वो पीएमआई ने ही अडॉप्ट कर ली है। पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं एजाइल टीम मेंबर की? एक तो वो कहता है जी, अब ये देखें ज्यादा तफसील में ये चीजें हैं दी हुई एज कम्पेयर टू जो पहले हम पढ़ते आए हैं। तो वो लाजमी बात है कि जब ऐसा कोई मेथड है जैसे सेफ है या डिसिप्लिन एजाइल है, तो वो क्यों आपको इतना पढ़ाते हैं कि वो आपको एक एक चीज जो है कि अच्छा जी हम एजाइल मैनिफेस्टो को और उसके 12 प्रिंसिपल्स को तो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, तो साथ हमारे लिए जनाब ये चीज जैसे आपने देखा था कि सेफ वाले ने अपने कोई 7-8 लोग प्रिंसिपल बनाए हुए थे, तो इन्होंने कहा जी कि ये चीजें हमारी हैं। ऑप्टिमाइज देयर वाउ, जो भी तरीका कार आप इस्तेमाल करते हैं उसको मोस्ट एफिशिएंट तरीके के साथ यूटिलाइज करें, उसको ऑप्टिमाइज करें। फिर बी विलिंग टू कोलैबोरेट एक्सटेंसिवली विद इन योर टीम इंक्लूडिंग दोज आउटसाइड योर स्पेशलिटी। आप कोलैबोरेशन का बिल्कुल अगला लेवल है, एक्सटेंसिव लेवल है, ठीक है। शेयर ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। कोच अदर इन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये रोल भी एजाइल, जो हमने कहा था कि एजाइल का कोच या एजाइल मास्टर स्क्रम मास्टर होता है। एक्सपैंड योर नॉलेज एंड स्किल्स आउटसाइड योर स्पेशलिटी, अगर से कि आप समझते हैं कि यार ये मेरी स्पेशलिटी से बाहर की चीज़ है, इवन देन आपको इन चीज़ों को देखना होगा, प्रोग्रेस को फॉलो करना होगा, और इन चीज़ों से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सर वो आराम को इन कर दे। जी, कर दिया। अच्छा जी, फिर है जी, वैलिडेट योर वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल वर्किंग विद अदर्स टू डू सो। तो मिलजुल कर, लाजमी बात है टीम वर्क में काम हो रहा है तो मिलजुल के आप ये काम करेंगे। अटेंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद इन पर्सन और थ्रू अदर मीन्स इफ नॉट कोलोकेटेड। प्रोएक्टिवली लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस। Avoid accepting work outside of the current iteration without consent from the team। ये वो सब वही प्रिंसिपल्स हैं जी जो हम अस्सलाम पहले। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अरम, कहाँ आपके ऑफिस से लेट हो गए? जी सर, असल में बहुत बर्डन है ऑफिस का ना, आपको पता है लास्ट मंथ्स चल रहे हैं ऑडिट के, तो सर इसलिए जरा टाइम दे रहा था उधर ऑफिस में ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आज की तो प्रेजेंट आपकी लगा दी है, आपके पहले मेरे ख्याल एक एब्सेंट या 2 हो गई हैं, कितनी हो गई हैं एब्सेंट आपकी? पिछली क्लास में भी आप नहीं थे।
एक एक हुई है सर, एक हुई है मुझे याद है। ओके, अगर एक ही है तो फिर तो अच्छी बात पिछली है। में सर वो हमारा गैट का टेस्ट था असल में, इसलिए वहां गए। वो तो चले ठीक है। जी सर, थैंक यू। उसका रिजल्ट अभी देर से आएगा, वो गैट जी का। सर, गैट का। हाँ, कब आता है रिजल्ट? जी जी। जी जी सर, अभी जो लास्ट हुआ है ना गैट, उनका रिजल्ट सर तकरीबन हफ्ते डेढ़ तक आया, तो हमारा भी सेम इज द केस। क्या अच्छा कहते अच्छा। हैं, थोड़ा टाइम तक आएगा। ओके, चलिए ठीक। अच्छा चलिए ये आगे चलते हैं। जो अब ये डिसिप्लिन एजाइल की जो थ्योरी पीएमआई ने अडॉप्ट की है, उसके हार्ट में अंदर तो डीएडी ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका ऊपर का लेवल है डेव ऑप्स। ये बिल्कुल जरा डिफरेंट है थोड़ा सेफ से, और सेफ से आसान है ये सिस्टम। लेकिन ये भी अगर आप गौर करें तो इसका हाईएस्ट लेवल डिसिप्लिन एजाइल एंटरप्राइज है। तो सबसे निचले लेवल डीएडी का है, फिर डेवऑप का है, फिर डिसिप्लिन एजाइल आईटी का है, और फिर डिसिप्लिन एंटरप्राइज है, डिसिप्लिन एजाइल का एंटरप्राइज है। तो एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जरा चीजें और तफसील में होती हैं। इनकी जो टीम है वो इस तरह से है कि एक तो ये लोग खास तौर पे आपकी टीम के अंदर हैं। टीम में टीम लीड है, प्रोडक्ट ओनर है, और टीम मेंबर है। ये तीन तो पहले भी होते हैं। एक जो एडिशनल रोल है इसके अंदर, वो आर्किटेक्चर ओनर का ये है, आपका इनर सर्कल। फिर जो जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो बाहर है आपके टीम टीम नहीं है, वो टीम का पार्ट नहीं है, वो टीम से बाहर है। अच्छा, फिर कुछ सपोर्टिंग रोल्स हैं जो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो आप इनको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शनल है। मगर ये जो चार रोल इसने बताए हैं, ये डिसिप्लिन एजाइल में ये चारों रोल होते हैं। अदर रोल्स क्या हो सकते हैं? स्पेशलिस्ट का, इंडिपेंडेंट टेस्टर का, डोमेन एक्सपर्ट का, टेक्निकल एक्सपर्ट का, या इंटीग्रेटर का। अजय, वो जो स्केलिंग की हमने बात की थी वो क्या, मतलब स्केल अप स्केल डाउन जो हमने बात की थी, उसके हवाले से वो कहता है जी टैक्टिकल स्केलिंग के अपने हिसाब से रोल हैं, जो मैंने आपको दिखा भी चुका हूँ कि अगला लेवल है, उनके नाम क्या है। कोई वो सोल्यूशन मैनेजर है, कोई कुछ है, वो जो भी कुछ कार्रवाई है। अच्छा, पहले जो इनकी सर्टिफिकेशन आती थी वो ये 5 सर्टिफिकेशन थी। अब इनकी सर्टिफिकेशन उन्होंने चेंज कर दी है। अब इनकी सर्टिफिकेशन 4 इस वक्त हैं पीएमआई के में शामिल होने के बाद। पहले वाली पहले देख लें। पहले होती थी एक खाली डिसिप्लिन एजाइलिस्ट कहलाता था, फिर सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइलिस्ट था, फिर सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल प्रैक्टिशनर था, फिर सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल कोच था, और सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल इंस्ट्रक्टर था। अब इस वक्त जो है वो ये वाला जो पहला लेवल है, इसको हम DASM कहते हैं, डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर। ये जो दूसरा लेवल है इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर। और इसी तरह ये लेवल ऊपर था। DAC जो है, ये CDAC जो लिखा हुआ है, ये अब DAC की सर्टिफिकेशन बन गया है, सर्टिफाइड डिसिप क्या कहते हैं उसको, DAC डिसिप्लिन एजाइल कोच, उसको इन शॉर्ट DAC कहते हैं। और फिर ये इंस्ट्रक्टर जो होता है इसका एज सच अब ये सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी गई है। मगर ये है कि जैसे अभी हम लोग सर्टिफाइड हैं इंस्ट्रक्टर के तौर पे, तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हर चीज़ का अलग अलग होता है कि DASM का इंस्ट्रक्टर अलग सर्टिफिकेशन होती है, DASSM की अलग होती है, एंड सो ऑन। मगर ये नाम जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पुराने वाले हैं। अच्छा, अब मजे की बात है कि वो जितने भी मेथड हमने पढ़े थे कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सारे के सारे मेथड जो भले मर्जी आप अडॉप्ट कर लें, ये आपका वे ऑफ वर्किंग है कि आपको अपना काम की नेचर को देखना है, उसके हिसाब से कौन सा मेथड आपको सूट करता है, तो वही मेथड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर जनाब डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी है, ये बिल्कुल निचला वाला लेवल है कि आपने जनाब कोई ख्वाब देखा, विजन विजन किया, ऐसा कुछ होना चाहिए, गेट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और दूसरी तरफ से ऑपरेशन और सपोर्ट वाला जो है, वो जो चीज़ें आपकी चेंज रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती हैं या नई रिक्वायरमेंट आई हैं वो रिजेक्ट होती हैं, तो वो उनको वापस भिजवा देता है। लाइफ साइकिल इसका अगर आप देखें तो उसी तरह एजाइल ही की तरह का है। मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक ये नोट कर लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग के बनने तक का टाइम है, इसको इंसेप्शन कहते हैं। जो फिजिकल ये लूपें सारी चल रही हैं डेली और आइट्रेशन की, इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये आखिरी ट्रांजिशन की जब कस्टमर के हवाले चीज करते हैं, तो फिर ये सेटअप आता है। अच्छा जी, डिसिप्लिन जाइल मेरा ख्याल है आगे चलें। ये जनाब इसकी लाइफ साइकिल को बयान किया गया कि इनिशियल आइडिया जब आता है, आप एनविजन करते हैं, हैंडआउट्स हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो आप अंदर भेज देते हैं, तो अंदर वाले जो हैं फिर उसके उसको देखते हैं कि उसमें से क्या फ़ायदा हो सकता है और उसको टेलर कर लेते हैं। डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी की लाइफ साइकिल ये दिखाई जा रही है आपको। ये जिस तरह आपको क्रिस्टल में बताया था कि वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो यहाँ से साइज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जनाब 1000 का साइज है। ये जनाब डिसिप्लिन एजाइल की तो बात हो गई। जी जनाब, ब्रेक लेना चाहते हैं आप लोग? जी। ब्रेक रहने देते हैं, जल्दी फ्री कर दी। नहीं, जल्दी यस सर, नहीं। कंटिन्यू रखते हैं, खत्म कर जल्दी कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई हमें मौत नहीं आई हुई कि हमने जल्दी खत्म करना है। आप तसल्ली के साथ चलें, 15 मिनट की ब्रेक कर लीजिए, लेकिन छोड़ूंगा मैं उसी टाइम के ऊपर। ठीक है। सर जी जी बोलिए। सर मैं कह रहा था, अगर हाफ आधे घंटे की ब्रेक कर देते तो खाना वगैरह खा लेते हम। चलें ठीक है, आप आधे घंटे की ब्रेक कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। तो हम 9:10 पे मिलेंगे। जी परफेक्ट सर। ओके जी, टेक केयर।
नहीं बिल्कुल खराब हुआ।
जी जनाब। यस सर। जी सर। हाँ जी। ओके। जी सर। राइट। आगे शुरू करते हैं जी। डिसिप्लिन एजाइल को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सर वो आराम डिसनट हुआ तो उसको दोबारा इन कर देना, अभी उसकी आई होगी रिक्वेस्ट। अभी तक तो नहीं आई। हम्म। चलें सर, वो आती है फिर बताता हूँ। हम्म। अच्छा जी। तो डिसिप्लिन एजाइल जो है वो एज सच क्या है, मैंने आपको ये तो बयान कर ही दिया कि वे ऑफ वर्किंग वाला जो सिलसिला है ये एक अब टूल किट के तौर पे आ गया है, एनकम्पसिंग थ्योरीज ऑफ फ्लो, जितनी भी वो आपकी असल में बात ये है कि वो जो आपको मैंने बताया ना सेफ वाला सिस्टम, तकरीबन ये उन्हीं लाइंस के ऊपर है। ये भी एंटरप्राइज लेवल पे चीज़ों को लेके जा रहा है, लेकिन ये जरा ज्यादा सिंपलर तरीके के साथ लेके जा रहा है। और आप मतलब वो लीन और एजाइल जैसे वहां उसने बताया था कि हम लीन और एजाइल के ऊपर बिल्ड करते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे वो कहता है कि आपकी मर्जी है, वे ऑफ वर्किंग आपका अपना है। आप जॉन सी वाली मेथोडोलॉजी भी जो आपने पढ़ी है कि मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, फलानी है फलानी है, सेफ में भी अप्लाई हो जाती है, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। सेफ वाला जरा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लगता है, जबकि इसका सिस्टम जो है अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा सिंपल है। तो वो जनाब कहता है डीए जो है डिसिप्लिन एजाइल प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस दैट enables अस टू मेक बेटर डिसीजंस इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट आवर वे ऑफ वर्किंग। अच्छा अब जनाब ये वो बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स या मेथड्स हैं जो इस वक्त एजाइल के, कुछ तो मैंने आपको पढ़ाए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, कुछ एजाइल मेथड्स हैं। वो कहता है जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब आप देखिए मैंने आपको बहुत सी चीजें तो अब तक पढ़ा चुका हूँ। स्पाइक्स की बात हमने की है, रिलीज प्लानिंग की हमने बात की है, ट्राइब्स आपको याद होगा, ट्राइब्स किस में था, एक मेथड के अंदर टीम्स को ट्राइब्स भी कहते थे। रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्न अप और बर्न डाउन का भी कर चुके हैं। आर्किटेक्चर ओनर अभी आपने देखा कि कुछ मेथड्स हैं जिनमें आर्किटेक्चर ओनर का अलग से रोल है। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट है, ये भी प्रोडक्ट ओनर का रोल है। एटीडीडी जो था वो मेथड था एक। एपिक्स होते हैं। फिर टेक्निकल डेट की बात हमने अभी की थी। पेयर प्रोग्रामिंग है, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, मिनिमम बिजनेस इंक्रीमेंट्स हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, स्क्वाड्स हैं, और कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्क्रम है, डैशबोर्ड है, यूजर स्टोरी है, गाइडेड कॉन्टिन्यूस मैनेज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। GQM क्या होगा, गाइडेड क्वालिटी मैनेजमेंट होगा शायद ये। फिर यूजर एक्सपीरियंस है, डेली स्टैंड अप मीटिंग्स हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट भले वो किसी भी मेथड से क्यों ना बने हुए हों, उन सारे मेथड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी अपने वे ऑफ वर्किंग आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें। आप कहें जी थोड़ा सा स्क्रम है, इसके अंदर मैं फलानी चीज भी इस्तेमाल करूंगा, फलानी चीज भी इस्तेमाल करूंगा, जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लें, वो आपका अपना वे ऑफ वर्किंग कहलाएगा। तो मतलब इसमें टेलरिंग की इतनी खुली आज़ादी है आपको कि मुकम्मल तौर पे अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी इसको टेलर कर लें, अपना सिस्टम बना लें, अपने अपना मेथड बना लें। तो ये आपको मुकम्मल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें किसी किस्म की कोई कैदो बंद की वो सहूलतें नहीं हैं कि जी बस अब तो आप फलाना मेथड है तो 15 मिनट की ही मीटिंग करनी है, अगर ज़्यादा कर ली तो कत्ल कर दिए जाएंगे। इसमें बिल्कुल आज़ादी है आपको जौन सी चीज़ जैसे मर्जी। अब सवाल पैदा होता है कि ये डिसिप्लिन एजाइल आपको जो ये कैसे हेल्प करेगा। वो कहता है जी देखें बात ये है कि स्केलिंग की बात है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत सी टीमें काम कर रही हैं, कैसे काम करेंगे। अब जरा उसको जरा कंपेयर कीजिएगा जो सेफ वाला तरीका हमने पढ़ा था उसके साथ। ये है जी आपकी इंडिविजुअल टीम के अंदर अपना सारा कुछ चल रहा है, एजाइल वाला सिस्टम।
हर टीम के अंदर अपना अपना सिस्टम चल रहा है और ये टीमें पैरेलल में काम कर रही हैं, ये टीमें पैरेलल में काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये जनाब एक डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ये चार टीमें लगी हुई हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट में ये चार टीमें लगी हैं, वो आपस में भी कोलैबोरेट कर रही हैं, वो इधर अक्रॉस भी एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रही हैं। और मज़े की बात ये कि वो जो आपका ऑपरेशनल सिस्टम है ना, ऑर्गेनाइजेशन का अपना चालू सिस्टम जो है, ये उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। डेवऑप बन गया ना कि ऑपरेशन वाले अपना निज़ाम चला रहे हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, प्रोक्योरमेंट है, रीयूज इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, कॉन्टिनेंस इंप्रूवमेंट, अदर्स जो भी कोई ऑपरेशनल वर्क है वो सारा ये है। ये टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग एरियाज में अपने काम कर रही हैं, आपस में भी कोलैबोरेट कर रही हैं, और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के साथ भी जहां जहां जरूरत होती है कोलैबोरेट करती हैं। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जो भी रेलेवेंट टीम के साथ भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। कुछ बात समझ आई आपको? जी सर। ये उसके मुकाबले में काफी निस्बतन आसान है और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो एक वो जो एक सख्त रूल बना दिया उसने कि जी बस ये ऐसे ही होगा, एक वो चार्ट बना दिया, फिर लेवल्स बना दिए। इसने कहा जी कि आपको आज़ादी है, आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जौन सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करें, भले तो एजाइल ना ही करें, लेकिन ये एक ओवरऑल उसने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही। ये एक एग्जांपल है कम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम जो कि डिसिप्लिन एजाइल से बनता है, उसकी एग्जांपल है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है या सेफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ये सर जी जी, सेफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सेफ जो है ना वो ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एनीवेज, क्योंकि हम चीज़ें बड़ी डील कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो एनीवेज आएगी ही आएगी, बेशक आप कोई भी मेथड ले लें। खैर, अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये वैसे देखने में चीज़ें शायद आपको थोड़ी सी लगेंगी मुश्किल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरी फाउंडेशंस हैं। अब आप, क्योंकि एजिलिटी जैसे सेफ वाले ने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन पूरी एजाइल कर दी थी ना, ये भी यही बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल के ऊपर एजिलिटी लेके आए। लेकिन आप देखें जरा उसकी फाउंडेशंस क्या हैं और आज़ादियाँ क्या हैं। फाउंडेशन है, कहता है जी मेरे ये कुछ प्रिंसिपल हैं, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 7 प्रिंसिपल थे ना डिसिप्लिन एजाइल की, ये वो प्रिंसिपल्स हैं। फिर वो कहता है जी जैसे एजाइल की वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कहते हैं मेरे प्रिंसिपल ये 7 हैं, प्रोमिसेस हैं कुछ जो हम करते हैं, और गाइडलाइंस हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड आ जाते हैं, एजाइल है, लीन है, सीरियल है। सीरियल क्या हुआ भला? सीरियल प्रिडिक्टिव हुआ, प्रिडिक्टिव भी शामिल है, डिसिप्लिन एजाइल का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये सारे मेथड हैं, और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनानी है वो भी बन सकती है। फिर वो रोल रोल डिफाइन कर देता है कि जी इनके इनके यहाँ भी तकरीबन उसी तरह के रोल्स हैं, आर्किटेक्चर ओनर इसका भी होता है। एनीवेज मैं आपको दिखाता हूँ। फिर टीम्स आ जाती हैं, वो अपना काम करती हैं, और फिर वो वे ऑफ वर्किंग का मतलब ये है कि आपने जो भी तरीका सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक आप अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिए मेरी बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगला लेवल जो है वो जिस तरह उसने बनाए हुए थे ना कि टीम लेवल पे ये होगा, और प्रोग्राम लेवल पे ये होगा, और अपना पोर्टफोलियो लेवल पे ये होगा, और एंटरप्राइज लेवल पे ये होगा, लार्ज, बल्कि वो एक बीच में लार्ज सोल्यूशन भी था, और उसके बाद ऑपरेशन आता था। तो वो उसके 4-5 लेवल बने हुए थे। ये इसके लेवल देखिएगा। इसका कहता है जी कि असल में जो सारी कहानी है ना वो यहाँ होती है। ये एक टीम जब काम कर रही होती है तो वो डीएडी में काम कर रही होती है, ये है एक अकेलोता। इसी में सारी साइंस चल रही है, डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी। जो आप कहते हैं जी कि एक एजाइल बनाना है, मैंने सारी कार्रवाई करनी है, वो जब वो कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का, वो डेवऑप का कॉन्सेप्ट याद है आपको? सेफ यस के सर। अंदर हमने डेवऑप की बात की थी ना, कि जी जी वो सर। डिपार्टमेंट उधर से काम दिए जा रहा है, आप किए जा रहे हैं, और नई रिक्वायरमेंट आए जा रही हैं, आप डिलीवर किए जा रहे हैं, वो रिलीज ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। इसने कहा कि जी वो यहाँ हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो करना है तो डीएडी जो टीम लेवल पे काम तो वैसे ही चलेगा जैसे हमने बताया हुआ है आपको। उसके अलावा आपको इन चीजों के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी वालों के साथ,
डाटा मैनेजमेंट वालों के साथ, रिलीज मैनेजमेंट, जो रिलीज ट्रेन का कॉन्सेप्ट सेफ ने दिया था, वो कहते जी रिलीज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सपोर्ट और आईटी ऑपरेशन वालों के साथ, इनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप अपना काम उसी तरह करेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा जो कैनवस है वो बड़ा हो गया, और अब ये लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, इनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। लाजमी बात है कि जो इसका साइकिल बनता है वो तो, ये डेवलपमेंट इस जगह हो रही है डीएडी में, ऑपरेशन ये चल रहा है आईटी ऑपरेशन, तो ये जनाब ये आपस में लूप में चल रहे हैं, लेकिन बीच में आपने कोऑर्डिनेशन जो कर रही हैं इन चार और डिपार्टमेंट है, रिलीज मैनेज करने वाला, डाटा मैनेज करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला, और सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला। तो अच्छा, मैं ये बताऊं आपको कि ये जो सारी कहानी है, ये डेवऑप का जो लेवल है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो इसकी बेसिक सर्टिफिकेशन है वो है डिसिप्लिन्ड एजाइल स्क्रम मास्टर। अगर आप डीएडी में सिर्फ अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो आप डीएएसएम की सर्टिफिकेशन पास कर सकते हैं। इनकी टोटल 4 सर्टिफिकेशन हैं, उनकी तो मेरा ख्याल है कुछ 8-10 सर्टिफिकेशन थी सेफ वालों की। ये डीएडी की खाली जो है ना, ये डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर है, कि मतलब ये डिसिप्लिन एजाइल की टीम चला रहे हैं आप स्क्रम मास्टर हैं, तो बस इसका आप इम्तिहान दे दें, बेसिक एजाइल वाली बातें, और बड़े आराम से तसल्ली से आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप आ गए हैं डेवऑप लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए आपको लेवल अप होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने इंटरेक्ट करना है इन लोगों के साथ भी। तो वो लेवल अप आपका क्या होगा, उसको कहते हैं डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर। मतलब ये क्या, स्केल लेवल अप हो गया, तो ये डेव ऑप के ऊपर ही अप हो गया। और यहाँ पर आप अगर इन सारी डीलिंग को समझते हैं, तो आप जनाब DASSM, मतलब डिसिप्लिन एजाइल सीनियर स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन कर सकते। अगला लेवल आता है डिसिप्लिन एजाइल कोच का। ये वो बंदा है जो अपनी टीम के अलावा भी सिस्टम्स को समझता है, और ना सिर्फ ये कि वो, मतलब काम तो वो यही करेगा DASSM वाला, लेकिन एट द सेम टाइम वो DASSM से एक लेवल अप है, वो बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंड करता है ऊपर कौन से सिस्टम चल रहे हैं। ये वैल्यू स्ट्रीम लेवल कहलाता है, ये जो आपको पर्पल में ऊपर बड़ी चीज नजर आ रही है, इसमें ये वैल्यू स्ट्रीम लेवल्स होता है। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भी कंडक्ट करता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से भी, प्रोग्राम मैनेजमेंट से भी, मतलब उसको ब्रॉडली इन सब चीज़ों का इल्म होता है। मतलब एक टीम में क्या चल रहा है, डेव ऑप में क्या चल रहा है, और पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोग्राम मैनेजमेंट में, और थोड़ा बहुत लिंकेज उसका ये रिसर्च डेवलपमेंट और इन चीज़ों से हो सकता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट समझ लीजिए, जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी आ रही है, गवर्नेंस आ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, एक लेवल आपका सबसे पहले तो मैं कहूँगा DAD है। अगर आप बेसिक लेवल कहना चाहते हैं, डेवऑप है, डेवऑप के ऊपर वैल्यू स्ट्रीम है, और उसके ऊपर है एंटरप्राइज का लेवल। अब इसके लेवल उसके लेवल से बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब सेफ वाले जो है, मैं मानता हूँ इसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी इसमें भी आ गई हैं, तो इतने सारे वो फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, पीपल मैनेजमेंट है, ये वो है। एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि DASM है, DASSM है, DAC है। और DAC का क्या लेवल था, ये मैं अभी कैसे आपको बताऊं, ये यहां तक, ये चीज नजर आ रहा है मेरा एरो, डेवऑप प्लस पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट और प्रोग्राम को मिला लें, तो इतना इल्म आपको है अगर, तो आप डिसिप्लिन एजाइल कोच बन सकते हैं। और अगर आपको आपको इल्म पूरे वैल्यू स्ट्रीम का है, मतलब वैल्यू स्ट्रीम कहाँ तक जा रहा है, उसमें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है, बिजनेस ऑपरेशन, स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, मार्केटिंग, कंटेंट इंप्रूवमेंट, सेल, ये चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें किसी ना किसी तरह से आपके काम से, आपके प्रोजेक्ट से मुतालिक हैं। तो ये अगर आप डिसिप्लिन एजाइल वैल्यू स्ट्रीम कंसल्टेंट बन जाते हैं, ये सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है डिसिप्लिन एजाइल की तरफ से, डिसिप्लिन एजाइल वैल्यू स्ट्रीम कंसल्टेंट।
तो आपको नॉलेज इस हद तक होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये जो इससे अगला लेवल है एजाइल एंटरप्राइज का, इसकी अभी तक पीएमआई की तरफ से कोई सर्टिफिकेशन आई तो नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं एरियाज, ये भी एक ऐसा आदमी होगा जो एंटरप्राइज लेवल तक चीज़ों को जानता होगा। अभी उसका नाम नहीं इन्होंने कोई रखा, डिसिप्लिन एजाइल एंटरप्राइज टाइप का कोई ऐसा DAE टाइप का कोई नाम होगा उस सर्टिफिकेशन का, जब वो कभी आएगी तो वो है। तो आप ये देख सकते हैं कंपैरेटिवली बहुत सीधा सा है। फाउंडेशंस ये आपको बता दी, इन्हीं फाउंडेशंस पे खड़े होकर ये। अच्छा, ये जो हेक्सागोन निशान बने हुए हैं सारे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल एंटरप्राइज लेवल के 8 हैं। और ये जो ये वाले निशान है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले जो हैं ये हैं तो एंटरप्राइज के, लेकिन ये पार्शली आपकी इस डोमेन में आते हैं, वैल्यू स्ट्रीम की डोमेन में आते हैं। ठीक है जी। तो 8 और 7 कितने हो गए जी? 15, 3 ये हो गए 18, और 6 ये हो गए 24 हैं जी इसके टोटल ये हेक्सागोन। इनको ये पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ब्लेड्स। वो ब्लेड नहीं होते, ब्लेड कहते हैं, ब्लेड। समझ आइए जी, ब्लेड क्या, कौन सा वाले ब्लेड की बात कर रहा हूं? जी सर। कौन सा ब्लेड बोला? BLAD, ठीक है ना? सर वो ब्लेड, आप वो वाला, दूसरा वाला जो होता है वो उस तरह। वो हाँ, मैं तो उसी उसमें बता रहा हूँ, लेकिन मैं असल में आपको लेके कहीं और जा रहा हूँ। आईटी की जुबान में जो लोग थोड़े आईटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, कोई थोड़ा बता सकते हैं कि ब्लेड का कॉन्सेप्ट आईटी में क्या है? व्हाट इज अ ब्लेड इन आईटी? जी, अरसलान सर, ये आईटी से रिलेटेड है, अरसलान। जी अरसलान, आप जरा सोचें क्या कह सकते हैं। सब ब्लेड ना सर जी, वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा से जब नेटवर्क बनता है, तो मल्टीपल स्ट्रीम से जो चीज़ें आ रही होती हैं उसको ब्लेड कह रहे होते हैं। तो इस केस में ये हो सकता है कि मल्टीपल एजेस होते हैं ब्लेड ब्लेड के। तो हम्म ये सब स्ट्रीम जो है, एंटरप्राइज स्ट्रीम और डीसी डेवऑप्स, ये एक हम्म। कॉर्नर्स हैं ब्लेड के, ये कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप में हम्म। से आपने बात सही की है, बात आपने सही की है, लेकिन आप थोड़ा सा बिखर गए हैं आगे जाके। देखिए होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखे क्या कहते हैं उसको यार, जो बड़े सर्वर होते हैं, जिन बहुत बड़े सर्वर होते हैं, जिनमें बहुत सारे सर्वर एक ही सर्वर में लगे होते हैं, सर एक हम तो बहुत। क्लाउड कहते हाँ नहीं, क्लाउड तो थोड़ा आगे निकल गया आप, वो मतलब थोड़ा वो इंटरनेट अपना क्या कहते हैं, हैं। जी सर। मैं एक फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक तो क्या कहते हैं, क्या है यार मुझे, एक तो सर्वर होता है ना, जी सर। सर्वर जो है वो एक नेटवर्क को फीड करता है, वो तो एक जी सर्वर है। सर। अगर मैं सर्वर में बेसिकली क्या चीज होती है? सर्वर में बेसिकली स्विच और क्या चीज होती है? हाँ सर मल्टीपल पीसीस कह लें आप, मल्टीपल पीसीस या स्टोरेजेस होती हैं, उनको कंबाइन करके एक सर्वर बन जाता हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो तो अलग लगी होती है ना। है। तो जी ये सर। इसके अंदर एक बड़ा सारा, बड़ा मजबूत किस्म का कार्ड होता है, ठीक है ना? जी सर। जो मदरबोर्ड, उसका मदरबोर्ड कह लो ना यार, मदरबोर्ड, जी सर, एक बड़ा मदरबोर्ड। पावरफुल किस्म का मदरबोर्ड होता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप बहुत ही पावरफुल कोई अपना सुपर कंप्यूटर टाइप की चीज बनाएं, तो दैट वुड बी अ वेरी बिग मदरबोर्ड ऑन विच देर आर सो मेनी स्लॉट्स, और हर स्लॉट के अंदर एक पूरा सर्वर खड़ा कर दिया मैंने, बजाय इसके अलग अलग कंप्यूटर में खड़ा करने के। वो सारे सर्वर मैंने, जैसे कार्ड नहीं लगे होते आपके कंप्यूटर जी। के मदरबोर्ड पे, तो जी सर। उसके मदरबोर्ड पे दूसरे मदरबोर्ड लगे हुए हैं, यस सर। ठीक है ना? बहुत सारे मदरबोर्ड लगे हैं, उनको कहते हैं ब्लेड्स। सही सर। बात समझ आई? उनको कहते हैं जी। ब्लेड। तो उस हवाले से ये 24 ब्लेड हैं, ये एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर किस्म की इन्वायरमेंट हमने बना दी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उस लिहाज से पीएमआई या डिसिप्लिन एजाइल वाले
ये सबको ब्लेड कहते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ब्लेड आ गया ना, एक ये वाला सर्वर आ गया ना डिसिप्लिनरी डिलीवरी का, तो आप एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने अगले उस पर जाना है तो आपको फिर लेवल हाई होता जाता है ना। खाली डिसिप्लिन एजाइल तो ये पढ़ना है सिर्फ आपने, एक बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना। और अगर आपने डिसिप्लिन एजाइल के सीनियर स्क्रम मास्टर पे जाना है तो ये 6 ब्लेड आपको आने चाहिए। वो भी ज्यादा जो यूज आपका जो है वो बस वर्क फ्लो ही है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है को कौन किसको क्या देता है, कब क्या देता है, कैसे करता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बस इस हद तक। अच्छा, अगर आपने आना है कोच में तो आपको इस डेवऑप के जो नीला वाला वो बाउंड्री है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप उस वक्त फिर एक वैल्यू स्ट्रीम से ज्यादा चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें, तो फिर आपको इन 3 के साथ इंटरेक्शन भी दिखा बताना पड़ेगा। और अगर ये कितने हो गए जी, 6 और 3 9 ब्लेड तक वो चला जाता है। और अगर हम चले जाएं ये वैल्यू स्ट्रीम पूरे वैल्यू स्ट्रीम में चले जाएं, तो वो 9 + 7 16 ब्लेड्स का नॉलेज उसको चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर की सर्टिफिकेशन आई नहीं है जिसमें 24 के 24 ब्लेड का नॉलेज चाहिए हो। एनीवेज, क्या देखने में शायद थोड़ा सा आपको ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हाँ, लाजमी बात है यार, सीनियर लेवल की सर्टिफिकेशन है ना, DASM तो शायद कोई भी कर लेगा। उससे ऊपर की सर्टिफिकेशन रियली थोड़ी टफ हैं, तो इतनी आसान नहीं होती हैं। लेकिन मुश्किल तो होगा ना कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि ये उसके मुकाबले में, सेफ के मुकाबले में, मैं समझता हूँ कि दिस इज क्या कहते हैं, वॉक इन द पार्क। अच्छा, ये बात ये समझ आ गया ना जी आपको, ये क्या निज़ाम है इसका। मैं लाजमी बात है कि आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि यार इसके फाउंडेशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिंसिपल प्रोमिस सब दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये बात तो समझ आ गई ना आपको। जी सर। अब मैं आपको एक बड़ा लेमैन किस्म का एक टूल दिखाता हूँ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और आपको बड़ा मजा आएगा इसको देख के। वो कहता है कि जी आप आज़ादी करें, आप बिल्कुल तसल्ली करें ये डिसाइड करने के लिए कि मेरा वे ऑफ वर्किंग क्या होगा। ठीक है जी। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसपे आपने अपने आप को जज करना है। अ, क्या कहते हैं यार उसको, वेब वेब डायग्राम, स्पाइडर वेब, हाँ स्पाइडर वेब डायग्राम। अच्छा, ये आप अगर देखें तो ये आपको कुछ चीज लग रही है स्पाइडर वेब टाइप की। उसमें बीच में ऐसे करके लाइनें बनी होती है ना, और जी उसके सर ऊपर जी। वो अपना नेट बिछाता जाता है, ऐसे गोल 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 घूमता जाता है ऊपर ऊपर ऊपर, स्पाइरल की शक्ल में। ये इसको स्पाइडर वेब डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे उसने 6 पैरामीटर्स रख दिए, 6 पैरामीटर्स हैं। टीम का साइज क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर टीम का साइज कम होगा तो कोई और मेथड शायद इस्तेमाल कर लें। मतलब आप उनके इसकी मुताबिकत से भी मेथड को चुन सकते हैं। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी मुताबिकत में भी चुन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी, कंप्लायंस पे, कम्प्लेक्सिटी पे, डोमेन पे। अच्छा, वो कहते हैं ये आप जज करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है, चलें पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि टीम कितनी आपके पास उसमें लगने का इम्कान है। आप कहते हैं 10 बंदे बस काफी हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे। मैं जरा एक चीज देख लूं। ओके। फर्ज करें जी आपने कहा मेरी तो ये 10 की टीम है। वो कहते हैं अच्छा ये बताइए कि आपकी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आप लोग सारे एक ही कमरे में हैं, या एक ही बिल्डिंग में हैं, या सेम टाइम जोन में हैं, या कहीं ग्लोबली हैं। आप कहें जी हम एक कमरे में तो नहीं है, हम एक सेम बिल्डिंग में हैं। उसने कहा अच्छा चले, अब बताएं ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सिंगल डिवीजन का प्रोजेक्ट है, सिंगल कंपनी का है, कॉन्ट्रैक्टर का है, आउटसोर्सिंग का है। आप कहें जी ये हमारा सिंगल कंपनी का है। कंप्लायंस आपकी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी प्रोसेस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल तक की हद तक है, या लाइफ क्रिटिकल है। ठीक है जी।
तो इस तरीके के साथ आप फर्ज करें इसको भी यहाँ मार्क कर लेते। और टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी आपकी अगर तो न्यू स्टैंड अलोन सोल्यूशन है तो ये है, न्यू इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ये है, लेगेसी सिस्टम है, या मल्टी प्लेटफॉर्म लेगेसी। फर्स्ट मतलब इसमें आप यहाँ पे खड़े हैं। फिर वो कहते हैं डोमेन कम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे वेरी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब ये सारे मैंने चुन लिए ना पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे। मैं इसको इससे जोड़ दूंगा, इसको इससे जोड़ दूंगा, इसको इससे जोड़ दूंगा, और इसको इससे जोड़ दूंगा, और इसको इससे जोड़ दूंगा, और इसको पहले से। ये जो बन गया ये मेरा स्पाइडर वेब डायग्राम बन गया। इस डायग्राम की शक्ल से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मुझे प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं जरा एक और कलर से ये इसको पहले ड्रॉ कर दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सट्रीम बाहर वाले पॉइंट्स हैं, अगर मैं खाली उनको मिलाऊं तो ऐसे बनता है। ठीक है जी। ये ये और ये मैं एक्सट्रीम बाहर सबसे बड़ी हद दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं इससे निचली वाली। ये है, इधर से इधर है, इधर से इधर है, इधर से और इधर से इधर है, और लाजिम बात है ये लाइन तो खैर एनीवे इधर ही आ रही है। तो इससे अंदर वाला जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया जी। और बिल्कुल अंदर वाला सर्कल जो होगा वो ये होगा, ये 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 ये। ठीक है जी। ये वो बुनियादी तौर पे वो बेसिक नेट ये है। अब क्या हुआ, अब आपने जो चूज किए थे पॉइंट, वो ये थोड़े से बाहर हैं, कुछ इधर उधर हैं। ये 5 पॉइंट वो रेड 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 लाइनें नजर आ रही हैं, लेकिन जो ब्लू ब्लू लाइन है ना ये बेसिक फ्रेम है। अच्छा, फर्ज करें आप पहले ये रूल करते हैं कि अगर तो हम इधर होंगे ना सेंटर वाले में, इस अंदर वाले में, तो हम फिर एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्ज करें जी, अगर मैं इधर हूं ना, मैं कहता हूँ जी ये तो है एजाइल प्रोजेक्ट। ठीक है जी। और ये जो बिल्कुल बाहर वाला है, ये है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, या जिसे आप वो क्या कहते हैं, वाटर प्रिडिक्टिव, ट्रेडिशनल प्रिडिक्टिव। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको फर्ज कर लेते हैं, मैं एक और नाम इसको देता हूं, मैं इसको कहता हूँ ये लीन एजाइल है। और ये वाला जो है, ये फर्ज करें ये वाला हाइब्रिड है। अब मैंने अगर आपको ये गाइडलाइन दे दी हुई हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पॉइंट अभी प्लॉट हुए हैं, ये कहाँ इनके पॉइंट्स लाया करते हैं, ज्यादा पॉइंट्स कहाँ लाया करते हैं? 6 पॉइंट है ना, देखे ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो हाइब्रिड की रेंज में लाया करता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो है 3 पॉइंट, ये लाइट लीन एजाइल की ब्रैकेट में फॉल करते हैं, और एक पॉइंट एजाइल के उसमें करता है। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ पर है, लीन एजाइल के अंदर। तो ये जो प्रोजेक्ट का आपने वेब बनाया है, स्पाइडर वेब बनाया है, डायग्राम, इससे जाहिर होता है कि आपको इस प्रोजेक्ट को लीन एजाइल वाले तरीके से करना होगा, करना चाहिए। बात समझ आई मेरी? दिस इज अ टूल, ये एक टूल है
जो आपके वे ऑफ वर्किंग को चुनने के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ आई? जी सर। सर ये जो अंदर पॉइंट्स लिखे हैं आपने, एजाइल, लीन, एजाइल, हाइब्रिड, ये इसी ऑर्डर में होते हैं तकरीबन हाँ यही होते हैं। बाहर ट्रेडिशनल होता है, अंदर एजाइल होता है। और ये डिपेंड करता है कि ये कितने चक्कर कितने बनते हैं, ये जो हेक्सागोनल चक्कर हैं ये कितने बनते हैं। इस केस में ये 4 बने हुए थे तो मैंने उस हिसाब से बना दिया। ठीक है, अंदर एजाइल होता है, बाहर ट्रेडिशनल प्रिडिक्टिव होता है। और अंदर फिर ये आप इसी तरह से रख सकते हैं। वैसे तो खाली हाइब्रिड भी हो सकता है। आप कहेंगे ये दोनों जो अंदर वाले सर्कल हैं, ये दरमियान वाले, ये इनको हाइब्रिड कह दें आप। हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2 ऐसे कर दें, जो भी। ये तो मैंने खुद नाम रख दिए ना। ये सर। तो मतलब ये डिसिप्लिन एजाइल जो है, ये खाली फोकस नहीं करता एजाइल पे, ओहो या हाँ, खुला है, खुला है। जी सर। बिल्कुल ही खुला है। मतलब वो कहते हैं जी जो मर्जी कर लो, मगर वो अपने टूल दे देता है, कहता है अब आप खुद फैसला कर लो कैसे करना है काम को। तो ये फैसला करने के लिए कि कौन से वाले तरीके से काम करना है, ये प्रिडिक्टिव को भी खा पी जाता है। मतलब वो भी, जैसे आपने देखा था ना कि सेफ वाले ने सारे एजाइल मेथड खा लिए थे। उसने कहा अब मेरे अंदर जैसे जिस तरीके से मर्जी काम करो। अब ये है मॉडर्न जो मेथड्स आए हैं, ये दोनों मोस्ट लेटेस्ट मेथड हैं एजाइल के, जो सेफ है। अच्छा, मजे की बात, ये दोनों जो हैं उनके अंदर ब्रॉडली स्क्रम ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों मेथड, सेफ भी और डिसिप्लिन एजाइल भी, किसी भी मेथड को खा सकते हैं। मतलब आप चाहें, आप कहें जी मैं तो एक्सपी पे काम करता हूँ तो मैं तो ये सेफ इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं एक्स ये वो क्रिस्टल या एक्सपी इस्तेमाल करूंगा। वो कहेगा ठीक है, ये आ जाओ। और एग्जैक्टली सेम बात डिसिप्लिन एजाइल में भी है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना सेफ को और डिसिप्लिन एजाइल को, तो मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। सेफ वाला जो है उसकी सिर्फ एक ज्यादा खूबी है, क्योंकि डिसिप्लिन एजाइल बिल्कुल नया नया, अभी इसकी थोड़ा ही अर्सा पहले पैदाइश हुई है। तो इसलिए ये अभी शायद उतना पॉपुलर तो ना हो। ज्यादा इस वक्त मार्केट में पॉपुलर सेफ है। लेकिन डिसिप्लिन एजाइल जो है ना, वो बड़ी तेजी के साथ ट्रैक्शन खींच रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है वन वे ऑफ वर्किंग फॉर ऑल टीम्स विल नॉट सफाइस। हर टीम, मेरा मतलब है 10 बंदों की टीम है और तरह से काम करना पसंद करेगी, 25 बंदों की टीम है और तरह से काम करना। तो वो कहता है कि हर टीम अपना तरीका खुद चुन ले। ये रखे डायग्राम सामने, अपना तरीका खुद चुन ले और बताए कि यार मैंने कैसे काम करना है। टीम्स मस्ट बी अलाउड टू चूज एंड देन इवॉल्व देयर वर्क। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात इसके डिसिप्लिन एजाइल के अंदर ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट शुरू शुरू किया तो आपने कहा यार ये तो हम प्रिडिक्टिव तरीके से करेंगे। फर्ज करें आपने ये फैसला किया टीम ने मिलके कि हम प्रिडिक्टिव तरीके से करेंगे। 3 आइटरेशंस गुजरने के बाद, 3 स्प्रिंट करने के बाद उनको कुछ हालात बदले बदले नजर आए और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये रिव्यू करते हैं। वो अपना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपना वे ऑफ वर्किंग किसी भी वक्त बदल सकते हैं। आप प्रिडिक्टिव में काम शुरू किया था, आप चलते चलते प्रोजेक्ट के दौरान दौरान ही आप अपनी हैयत बदलते गए, और उससे जनाब आप थोड़े हाइब्रिड हुए, फिर कुछ अरसे के बाद आप पूरे ही एजाइल हो गए। ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल है कि एक ही प्रोजेक्ट की लाइफ में आप अपने जो क्या कहते हैं रूप इतने बदल लें, लेकिन ये इम्कान जरूर शामिल है कि ये हो सकता है कि आपने अपना वे ऑफ वर्किंग एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अंदर ही बदलते जा रहे हैं। पहले आपने शुरू काम तो प्रोडक्टिव से किया, और फिर करते करते जैसे जैसे ज़रूरियात चेंज होती गई तो आप अपना रवैया बदलते गए और अपना मेथड बदलते गए। तो खूबसूरती बेइंतहा है कि कोई चीज़ रिजिड नहीं है, हर चीज़ की खुली आज़ादी है, जैसे मर्जी और जो मर्जी करें। ये बात समझ आ रही है जी? जी सर। अच्छा जी, अगर हम इसको ज्यादा करीब से देखें डिसिप्लिन एजाइल को, तो एक चीज तो ये देखनी है कि डीए का माइंडसेट क्या है। कहता है लोग हैं, एक, लोगों की जिम्मेदारियां हैं, टीम का कोई स्ट्रक्चर है, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उसके गोल डायग्राम्स बने हुए मैं बताऊंगा किसी वक्त, और फिर इसका फ्लो है जिसमें इसके लाइफ साइकिल और वर्क फ्लो आते हैं।
इन तीन चीजों को मिलके बनता है इसका माइंडसेट। ठीक है, दिस इज योर DA माइंडसेट। ठीक है जी, डिसिप्लिन एजाइल माइंडसेट। क्या चीजें नहीं, पीपल, प्रैक्टिसेस और फ्लो। अच्छा, अब जरा यहां देखिए, ये इसके जनाब वो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई थी, इसकी इसके ये प्रिंसिपल हैं, ये 8 प्रिंसिपल हैं टोटल। ये जनाब 7 इसके प्रोमिसेस हैं और 8 इसकी गाइडलाइंस हैं। प्रिंसिपल तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। डिलाइट कस्टमर था, बी ऑसम, कॉन्टेक्स्ट काउंट्स, बी प्रेगमेटिक, चॉइस इज गुड, ऑप्टिमाइज फ्लो, ऑर्गेनाइज अराउंड, ये मेरा ख्याल इन्होंने हाँ, ऑर्गेनाइज अराउंड प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड एंटरप्राइज अवेयरनेस। ये हैं जी 8 असूल। आपको याद होगा एजाइल के कितने प्रिंसिपल थे? 12। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपने जो हैं, PMI के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपने भी 12 हैं। इसके डिसिप्लिन एजाइल वालों के ये 8 प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, आप ये प्रिंसिपल आपने देख लिए हैं ना, पढ़ लिए हैं ना? आप जरा देखें, वो कहता है जी काम शुरू करने से पहले आप कहते हैं कि हम वादा करते हैं क्या? नंबर 1, कि हम अ, अपनी टीम को साइकोलॉजिकल सेफ्टी उसके लिए क्रिएट करेंगे और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करेंगे। क्या मतलब है इसका? साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें कमजोर तरीन आदमी भी महफूज फील करे, और वो जिसे कहते हैं ना, वर्क प्लेस बुलिंग ना हो। उसको ये ना हो कि कोई ऐसी उसको दबा देगा, जबरदस्ती उस पर कोई अपनी राय मुसल्लत कर देगा। हर बंदा जब एक दफा ऑफिस में दाखिल हो जाता है तो वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, क्योंकि सबकी राय की बराबर इज्जत है, कोई दबाव नहीं है, कोई बुलिंग नहीं है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, और हर रंगो नस्ल और मेल फीमेल सब को बराबर के अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो हम ऐसी इन्वायरमेंट में सेफ फील करते हैं। इवन जो कमज़ोर है वो भी सेफ फील करता है कि मैं कुछ कहूँगा तो मुझे इस्तेस्ना है कि मुझे कोई पकड़ के जूते नहीं मार सकता। दूसरा इसका प्रॉमिस ये है कि हम वादा क्या करते हैं अगला, कि हम वैल्यू रियलाइजेशन को तेज करेंगे। मतलब जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, कोलैबोरेट प्रोएक्टिवली। कोलैबोरेट करने के लिए हम किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद से जाके पहले हाथ मिलाएंगे जिससे हम प्रोएक्टिवली मिलना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं। तो हम जो कोलैबोरेट करेंगे वो अपने इनिशिएटिव पे करेंगे। ये नहीं है कि वो चोरी आंखों से आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि पहले कौन पहल करता है, वो वाली चक्कर नहीं है। आप कहते हैं जी कोलैबोरेट करना है तो प्रोएक्टिवली करो, 2 कदम खुद आगे बढ़ो उस बंदे की तरफ जिससे आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। इशारों का इंतजार ना करें। मेक ऑल वर्क एंड वर्क फ्लो विजिबल। ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करता आया हूं आपके साथ। वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हो, वो सब ऐसे वाजे और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हर किसी को दूर से दिखे। मतलब इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स के ऊपर चढ़ा दो, जो चार्ट हैं या जो भी चीजें, दे आर लाइव, सब लोगों को दिख रहा है। अच्छा, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, मैंने शायद पहले हल्का सा जिक्र जरूर किया था, कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि अच्छा काम टीम को दे दिया है, टीम अपने कमरे में घुस जाती है, कोई पता नहीं अंदर क्या कर रही है। महीने बाद दरवाजा खुलेगा तो वो या तो काम निकालेंगे या वो खपे हुए होंगे और कहेंगे जी हमसे हुआ नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, लोग कहते हैं कि अच्छा एजाइल टीम तो अपनी मर्जी से काम करती है, तो उन्होंने अपना टारगेट ही बहुत लो रखा होगा। ये बड़ा नॉर्मल आर्गुमेंट होता है कि उन्होंने आसान आसान काम उठा लिए होंगे, या जो जल्दी होने वाले काम है, तो वो अंदर बैठे हुए काम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो यशी कर रहे हैं। कभी सो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहता है कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप भी दिख रहे हैं, आपका काम भी दिख रहा है और आपका वर्क फ्लो भी दिख रहा है। ठीक है जी।
तो ट्रांसपेरेंसी का असूल है। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी को इम्प्रूव करें। कैसे करेंगे? आप मतलब आप कहते हैं ना जी, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ ऐसा होगा, या मेरा अंदाजा है, या मेरा ख्याल है, या मेरी कैलकुलेशंस कहती हैं। तो ये कहाँ से? भाई आप जितना अच्छा स्टैट को जानते होगे, जितना अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करते होगे, उतने अच्छे रिजल्ट बीच में से अखज़ कर सकते हो। फिर कीप वर्कलोड्स विद इन कैपेसिटी। वही वर्क इन प्रोग्रेस वाली बात, कि उतना ही काम उठाओ जितना कर सकते हो, उससे ज्यादा ना उठो। ये लीन वाला प्रिंसिपल है। और आखिरी है कि इम्प्रूव कॉन्टिन्यूसली। ये भी पुरानी बात है, हम इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमने खूब से खूब तर की तलाश में खूब से खूब तर होते ही जाना है। ना सिर्फ सस्टेन करना है, बल्कि अपना इंक्रीज भी करनी है परफॉर्मेंस। अच्छा जी, अब ये इन 8 प्रिंसिपल्स को और इन 7 प्रोमिसेस को जहन में रखते हुए आपके लिए गाइडलाइन क्या है ये डिसिप्लिन एजाइल के हवाले से? कहते हैं जो भी कुछ सीखते हो, वैलिडेट करो अपनी लर्निंग्स को। जो कुछ कोई सबक सीखा ना आपने, काम किया, कोई सबक सीखा, तो सबक को वैलिडेट करें, सबके सामने लेके आए कि जनाब ये है और ये वजह है और ये लेसन है। तो इसको, तो लोग उसे कंफर्म करेंगे, हाँ यार ये तुम बात सही कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, या उससे बहस करेंगे, जो भी है। तो वो कहते हैं जी पहली गाइडलाइन तो ये है कि सीखो और उसको वैलिडेट करो। मतलब इंश्योर करो कि जो ये लर्निंग है ये वाकई ट्रू है, या एम ही आपने कुछ बना लिया। अप्लाई डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के बारे में कोई बताएगा मुझे क्या होती है? जी, कौन बोलेगा? सर डिजाइन थिंकिंग आई गेस वो क्या है, आप अपने कस्टमर्स को रियलाइज करें कि हम जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो वही है जो हमने अपने माइंड में सोचा हुआ है। एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग का ताल्लुक इस बात से है कि आप कस्टमर के साथ बैठ के व्हाइट बोर्ड के ऊपर या कागज के ऊपर उसके साथ बैठ के डिजाइन बनाते हैं, या जिस कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स की सूरत में चीजों को तसव्वुर करते जी हैं। सर। तो मतलब आप जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ना पहले, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात, तो जी सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं ना, कि ये क्रिएटिव आइडियाज लेके आओ। यहाँ पे आप डिजाइन आइडियाज लेके आते हैं और उनको कागज पे ड्रा कर करके देखते हैं, और फिर उससे गपशप डिस्कशन भी होती जाती है और वो डिजाइन भी बनता जाता है। तो अप्लाई डिजाइन थिंकिंग, इस पे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं आजकल, बड़ी रिसेंट। और ये दिस इज समथिंग यू मस्ट स्टडी। जैसे ऑल दो इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझूंगा कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉपुलर हुआ था, ये भी उसी तरह पॉपुलर है। और मजे की बात है कि सिंपल भी बहुत है। तीसरा उसने कहा जी, अटेंड टू रिलेशनशिप थ्रू दी वैल्यू स्ट्रीम। आपके जो ताल्लुकात हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या उसको वैल्यू स्ट्रीम जो बना हुआ है कि जो कौन किसको कहाँ से किसको वैल्यू दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, आपके ताल्लुकात मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वैल्यू स्ट्रीम के मुताबिक होने चाहिए। बिला वजह का ताल्लुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डोर ही वो खोलें जहां आपका कोई काम है। बिला वजह जाके हर एक के उस सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। क्रिएट इफेक्टिव एनवायरनमेंट्स दैट फॉस्टर जॉय। अगर आप अच्छी इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। चेंज कल्चर बाय इम्प्रूविंग द सिस्टम। जब आप सिस्टम में कोई तब्दीलियां लाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। क्रिएट सेमी ऑटोनमस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। सेमी ऑटोनमस का मतलब, ऑटोनमस का तो मतलब पता है ना, कि खुद कार मतलब वो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो खुद ही बन जाती है ऑटोनमस। सेमी ऑटोनमस का मतलब है कि खुद ही काम तो करती है, अपने फैसले तो खुद ही करती है, लेकिन सेमी उसको इसलिए कहा कि उसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के अंदर ही रहती है। मतलब वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ हो। तो इस वजह से उसको कहा कि सेमी ऑटोनमस है तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम,
लेकिन सेमी ऑटोनमस है, फुली ऑटोनमस नहीं है। फुली ऑटोनमस में तो उसका खुदा भी कोई और है और उसका सब कुछ कोई और है, वो जो मर्जी बना ले। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि भले आप जो मर्जी करें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, इसके अंदर रहते रहते आप जितने ऑटोनमस हो सकते हैं हो जाएं। फिर है जी अडॉप्ट मेजर्स टू इम्प्रूव आउटकम। जो आपका आउटकम है उसको इन्हांस करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं। और आखिरी लीवरेज एंड एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। ये हैं जी वो चीजें जो डिसिप्लिन एजाइल में हम बार बार रिपीट करते हैं। तो इस सारे में डिसिप्लिन एजाइल में ये जो स्लाइड है ये गालिबन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से ये आप देख लें, इनके साथ इनका ताल्लुक बनता है। ये हैं जी हमारे वो प्राइमरी रोल्स। इसमें दो सर्कल बने हुए हैं, वो चार रोल तो ये तीन तो आप जानते हैं ना कि ये टीम लीड है, ये टीम मेंबर है, ये प्रोडक्ट ओनर। एक एडिशनल रोल यहाँ पे प्रोडक्ट आर्किटेक्चर होने का आता है। ये टीम के अंदर के रोल हैं, और बाहर जिन लोगों से ये इंटरेक्ट करता है वो स्टेक होल्डर्स। तो मेरा ख्याल है ये भी कोई नई बात नहीं है, ये डायग्राम भी हम अ, अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ये है जी वो प्राइमरी रोल्स हो एजाइल या लीन अगर हो तो उसके तकरीबन ये रोल्स होंगे। फिर इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग रोल्स होते हैं जो ऑन एंड ऑफ बीच में हमें ज्वाइन करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कंसल्टेंट है, राय देने आया, दे के चला गया। तो ये वो लोग हैं जो परमानेंट मेंबर तो हमारी टीम के नहीं बनते। मिसाल के तौर पर कोई स्पेशलिस्ट है, कोई इंडिपेंडेंट टेस्टर है, कोई डोमेन एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, या कोई इंटीग्रेटर है, तो वो आ जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, सेट मैनेजर हो सकते हैं, मतलब एनी वन आउट ऑफ दीज गाइस। पोर्टफोलियो मैनेजर से भी कोई ताल्लुक बन सकता है आपका। तो अब आप असल में इस तरह का जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो फर्ज करें मैं इधर बीच में कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर को भी बना देता हूँ, अपनी शक्ल भी बना देता हूँ, या कोई ऐसा सिलसिला में कर देता हूँ। तो फर्ज करें मैं कहीं मिनट जरा, फर्ज करें जनाब, ये जो लाइन में लगा रहा हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मेरा ताल्लुक, मेरा जो कनेक्शन है वो हर बंदे से क्या है। मैं फर्ज करें यहाँ खड़ा हूँ, मेरा इससे भी कनेक्शन है, इससे भी है। जितने स्टेक होल्डर हैं सबसे मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ये मेरे सारे कनेक्शन, इस तरह मैं सबके हेड के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये भी तो है ना, ये भी तो है। और एक रह गए, दो दो रह गए ये। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं इस चीज को। और इसमें ये तो हो गया ना मेरा ताल्लुक इन सब लोगों के साथ क्या क्या है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जनाब इसका ताल्लुक इसके साथ हो, इसके साथ हो, और इसके साथ हो, इसका ताल्लुक इसके साथ हो, इसके साथ हो, या इसके साथ। ठीक है जी। तो जब ये आप इस तरह करते हैं ना, सारे स्पोर्टिंग और ये वो रोल्स को मिला के इनके दरमियान का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बन जाता है, जिससे वो चीजें ज्यादा बाउंड हो जाती, क्लियर हो जाती। तो ये जो लाइफ साइकिल वो भी हो गया। और गोल डायग्राम्स, टीम्स शुड चूज अ लाइफ साइकिल दैट फिट्स देयर कॉन्टेक्स्ट। तो लाइफ साइकिल, अच्छा अब ये मैं डिसिप्लिन एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इनकी जो लाइफ साइकिल डिसिप्लिन एजाइल रिकग्नाइज करता है वो 6 लाइफ साइकिल्स को
करता है। एक को कहता है एजाइल, एक को कहता है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एजाइल। ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एजाइल क्या होगा? ये डेवऑप होगा ना। ये सर देखो। फिर लीन है, प्योरली लीन। फिर जनाब कॉन्टिन्यूस डिलीवरी थ्रू लीन, मतलब एक एजाइल का मेथड और सिंपल मेथड और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी वाला मेथड। लीन का सिंपल मेथड और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी वाला मेथड। और फिर एक्सप्लोरेटरी, कोई एक्सपेरिमेंट करना है आपने, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए एक्सप्लोरेटरी लाइफ साइकिल कोई बना लेते हैं। या फिर वो जो स्केल अप लेवल है, अगला लेवल प्रोग्राम का। तो ये आपने चुनना है कि यार ये जो काम मुझे दिया गया है ये किस कैटेगरी में आता है, तो मैं इसे कहाँ से साइन अप करूं। बाकी जहां तक इसका ताल्लुक है, ये चीजें वही हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अ, अभी अगली क्लास में तो आपका वो एग्जाम है ना, मिड टर्म है यस ना? सर। मिड टर्म है ना यस सर। आपका? यस। यस सर। मेरा ख्याल है मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ। अगली जो मिड टर्म के बाद वाली क्लास में हम इस डायग्राम से ऑनवर्ड चलेंगे। याद रखिएगा 26 नंबर स्लाइड है, और जी सर। इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद वाली क्लास, और कल में 14 को होगी, 14 नवंबर को, उसमें हम सर फिर मिड इधर से टर्म का आगे। सिलेबस बता दें। जी, मिड टर्म का सिलेबस बता दें। सिलेबस वही है जो पढ़ा अब तक। अभी तक जितना पढ़े इस क्लास में। बिल्कुल। सर ये आज वाली स्लाइड और लास्ट लेक्चर की चैप्टर 4 लेक्चर 4 जो है वो शेयर करनी है आपने, बाकी तो है। आपने स्लाइडें मेरे से ली नहीं थी, मैं क्लासरूम में ले लिया करें यार, उधर आपका से आया ही कोई नहीं हुआ था पिछली दफा। जी सर। तो लेक्चर 3 तक है, लास्ट में 4 और अभी आज 5 ये रहती। ओके, ये मैं कर देता हूँ। अच्छा सर, इसमें ये सब कुछ याद कैसे रखेंगे हम? यहाँ तो चीज़ें इतनी कोई हैं। चीज याद नहीं रखनी। देखें ये जितनी चीजें हमने यहाँ पढ़ी है ना, खास जी तौर सर। पे वो जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और सेफ और अल्लम गलम, उनका जी सर। आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बेसिक चीजें उसकी समझ लें कि इसके क्या असूल क्या हैं, ये क्या मोटा मोटा क्या करता है। अदरवाइज मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इन चीजों में आपने कोई पीएचडी करनी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये एजाइल काम कैसे करता है। काम करने का तो आपको पता है, आप देख लें जितना भी पहले पढ़ा है, वो जो जो ये डायग्राम बना है इसी से कुछ मिलती जुलती चीजें ही है ना वो। यस सर। ठीक है ना? ये जरा तफसीली है, इसलिए इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो एनीवेज आप यूं समझ लीजिए कि वो जो अपना मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज में से भी कोई हो सकता है बात पूछी जाए आपसे। जी सर। बाकी जो मेथडोलॉजी से पहले प्रैक्टिसेस थी उनमें बात हो सकती है। उससे पहले फिर आपका वो बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन टाइप चीजें थी। बस यही तो पढ़ा है आपने। यस सर। ये एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें जी, ठीक है, फिर हम आज की क्लास को क्लोज करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग थैंक यू ऑनलाइन कम सर। अज कम आ जाते हैं, पूरे आ जाते हैं, तकरीबन पूरे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।